अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एंड एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप गूगल या यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च करते हैं तो आपको बहुत ही कम इस पर फॉर्मल या कंपाइल डाटा मिलता है। इस पर डाटा मोस्टली आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है। तो इनिशियली या ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डाटा इस फॉर्म में कलेक्ट करने में मुश्किल लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सब हेडिंग्स कौन सी आएंगी। तो मुझे लगा कि इस तरह अगर मैं एक कंपाइल्ड वेल रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये जानने में हेल्प हो जाएगी कि क्वेश्चन का जो है वो किस वे में उसको लेके चलना है और उसकी सब हेडिंग्स और किन कंपोनेंट से मिलकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इस क्वेश्चन को जैसा कि इसका नाम है पाकिस्तान एंड एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसमें आपको इनिशियली सबसे पहले ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं दैट वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन इवॉल्व्ड या वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। ये एलिमेंट्स में सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये इस यहाँ से प्रूफ होता है कि वर्ल्ड जो है हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम यूनिपोलर टू बाइपोलर। पहले आप देखें कि दुनिया में जो है वो हर जगह यूएसए की सुप्रीमेसी थी। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट या कोई भी जो स्टेट है वो किसी न किसी तरह यूएसए से सपोर्ट ले रही थी या उसकी फॉरेन या इंटरनल पॉलिसीज़ जो हैं वो यूएसए से रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, लेकिन अब चाइना, रशिया, इस तरह की जो स्टेट्स हैं जो कि जायंट इकोनॉमीज़ अब आपको इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं, तो इन्होंने वर्ल्ड को यूनिपोलर से बाइपोलर में शिफ्ट कर दिया है। अब म्यूचुअल मेगा प्रोजेक्ट्स से या म्यूचुअल ट्रेड या इस तरह के जो जितनी भी टर्म्स हैं म्यूचुअल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की वजह से अब जो है वो दुनिया बाइपोलर उसमें बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आप देखें कि जैसे मैंने इसके एग्जांपल में लिखा है फर्स्ट पॉइंट के कि चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो वन बेल्ट वन रोड जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सक्सेसफुली लीड कर रहा है। दैट इज़ द क्लियर एग्जांपल कि किस तरह सुपर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह रशिया जो है वो ईरान, चाइना और इनके साथ मिलकर अपनी मिलिट्री को जिस तरह स्ट्रॉन्ग कर रहा है और जिस तरह टापी, आईपी जैसे गैस पाइपलाइन मेगा प्रोजेक्ट्स अगेन इनका इनिशिएटिव ही जो है वो दिखाता है कि दुनिया जो है वो किस तरह से यूनिपोलर से निकल के बाइपोलर की तरफ शिफ्ट कर गई है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट है जो कि दिखाता है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वो है प्रॉक्सी वॉर्स जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर्स ने भी वर्ल्ड का सिनेरियो बहुत चेंज कर दिया है। प्रॉक्सी वॉर्स में क्या है कि फ़िज़िकली तो कोई स्टेट जो है मेजर पावर्स नहीं लड़ रही, सिर्फ जहाँ पर वो जंग चल रही है वहीं पर फिज़िकली है, लेकिन जो है वो आप देखें तो प्रॉक्सी वॉर्स में क्या होता है कि मेजर जो पावर्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के अगेंस्ट वहाँ पर खड़ी हैं। जैसे आप सीरिया में देखें तो इस टाइम ईरान और रशिया एक पैटर्न पर हैं अगेंस्ट यूएसए, और कहीं पर आप देखें तो यूएसए टर्की के साथ सेम पैटर्न पर है। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर्स ने भी वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्ल्ड में अब जो एक नया कॉन्सेप्ट है बहुत अरसे से वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। अब ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जितनी पाकिस्तान की अपनी। हमने रिसेंटली बॉर्डर फेंसिंग इसीलिए की है ना, और इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसका सबसे ज़्यादा डेंजर जो है, डायरेक्ट थ्रेट जो है वो पाकिस्तान को है। किस तरह पाकिस्तान में जो है वो टीटीपी के मेंबर्स जो हैं माना जाता है एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह अफ़गानिस्तान की जो है वहाँ से उसकी सॉइल से यहाँ पर अटैक कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये अब डिपेंडेंट सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, और इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी की वजह से अब आपको नज़र आती हैं एनपीटी जैसी ट्रीटीज़, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़, कि कोई भी ऐसी ट्रीटीज़ दिखाती हैं कि म्यूचुअल पीस कितना इम्पोर्टेंट है, कोई किसी दूसरे के पीस को ख़राब नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो ख़ुद भी उसके रेपरकशंस में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इरा हम लोगों ने देखा है लिबरलाइजेशन का,
लेकिन अब दुनिया जो है वो दोबारा नेशनलिज्म की तरफ मूव कर रही है, जिसकी मेजर एग्जांपल आपको ब्रेक्सिट से नज़र आती है, किस तरह इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकला। इसके अलावा बहुत सी यूरोपियन स्टेट्स और यूएई स्टेट्स, मिडल ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, ठीक है। पहले की तरह इजी वीज़ा अवेलेबिलिटी नहीं है हर स्टेट्स को हर दूसरी स्टेट के लिए। इसी तरह नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिफ्यूजीज़, आज से कुछ साल पहले आप देखें तो यूरोप सबसे ज़्यादा वार्मली वेलकम कर रहा था रिफ्यूजीज़ को, लेकिन आज यूरोप में ही सबसे ज़्यादा जेनोफोबिक और फॉरेनर्स के अगेंस्ट जो है वो आपको एक्सट्रीमिस्ट वेव्स नज़र आएंगी। दे आर नॉट टॉलरेटिंग रिफ्यूजीज़ और फॉरेनर्स एनी मोर, ठीक है। इसके अलावा आप देखें इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक और जो मेजर पॉइंट है जो इसको साबित करता है वो है इंस्टीट्यूशंस एज हायर गवर्निंग अथॉरिटी। अब जो है इंस्टीट्यूशंस ने सोवरेन स्टेट की जगह ले ली है। स्टेट्स आर नॉट सोवरेन एनी मोर, स्पेशली डेवलपिंग स्टेट्स। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी में उसमें उन पॉलिसीज़ को बनाने में कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आईएमएफ पे, ठीक है, क्योंकि हम उससे लोन ले रहे हैं। सो वी आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस रेदर देन आवर ओन सोवरेनिटी, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि किस तरह से क्यों ये जो मेगा प्रोजेक्ट, मेगा कॉरिडोर है चाइना का, ठीक है, इसको कॉन्स्पिरेसीज और मिलिटेंट अटैक से जो है वो घेरा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली चलता है तो ये साउथ एशियन रीजन या जिस रीजन में भी ये कंप्लीट हो रहा है, पूरा आ रहा है, वो वेस्टर्न रीजन से जो है वो पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। इसलिए वो इसको इसके ख़िलाफ़ एक्सट्रीमिस्ट रेटोरिक भी आप सुनते रहेंगे कि ये जो है ये चाइना जो है डेवलपिंग स्टेट्स को यूज़ कर रहा है, उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ें सब क्या हैं, इस मेगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए है, फेलियर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटीज़, जो हमने इसके नेक्स्ट देखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब ये जो इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से पाकिस्तान अपनी डेकेड ओल्ड जो चेन है डिपेंडेंसी की वेस्टर्न पावर से, उससे बाहर निकल सकता है। जैसे कि अब चाइना के सीपैक और चाइना की बायलैटरल ट्रेड जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है सबसे ज़्यादा चाइना के ही साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान वेस्टर्न सुप्रीमेसी या वेस्टर्न डिपेंडेंसी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान रशिया की तरफ शिफ्ट अब जो है वो पहले से ज़्यादा हमें देखने में मिल रहा है। हमारी म्यूचुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज और बहुत सालों बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए। और इसी तरह आप देखें कि यूएई और मिडिल ईस्ट स्टेट्स के साथ भी अब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा वार्म हैं, जो कि दिखा रहा है कि किस तरह जो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है ड्यू टू दीज मेगा प्रोजेक्ट्स के पाकिस्तान और वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर से निकल के बाईपोलर में जा रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग स्टेट्स को मौका मिल रहा है कि वो वेस्टर्न स्टेट्स की सुप्रीमेसी से बाहर आएँ, ठीक है। इसी तरह आप देखें तो पाकिस्तान जो है जो कि उसको कुदरती एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिली है, अब उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकता है, ठीक है। पाकिस्तान कार स्टेट्स और साउथ एशियन स्टेट्स के लिए एक कनेक्टिविटी हब बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कार स्टेट्स जिनको हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहते हैं वो सब लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और अफ़गानिस्तान के ज़रिए इनको रूट मिलता है पाकिस्तान से, ठीक है, ट्रेड का बेस्ट रूट मिलता है। तो पाकिस्तान इनको एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करके अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान का 2017 में जो एससीओ में इंक्लूजन हुआ वो एक बड़ा जो है ना वो डिसीसिव फैसला था और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इस वक्त पाकिस्तान जिनसे लड़ रहा है, टू इरेडिकेट टेररिज्म, टू इरेडिकेट सेक्टेरियनिज्म, टू इरेडिकेट एक्सट्रीमिज्म। तो पाकिस्तान इस किस्म की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके अपनी इन बेसिक प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान को इससे वो थे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इसमें चैलेंजेस भी बहुत कन्फ्रंट करने पड़ रहे हैं इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। तो उसमें पहले आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीजिंग पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है,
ठीक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर पार्टी जो है वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है और ये पोलराइजेशन जो है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। कोई भी जो है वो किसी कंसेंसस पे नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो इनस्टेबल वेस्टर्न नेबर, हमारा वेस्टर्न नेबर जिसमें अफ़गानिस्तान आता है वो इनस्टेबल है, जो कि डायरेक्ट थ्रेट है हमारे सीपैक को, डायरेक्ट थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को, डायरेक्ट थ्रेट है हमारे ट्रेड और कॉमर्स को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड उस रूट से करते हैं, ठीक है। तो उस ट्रेड को भी ख़तरा है, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ख़तरा है। इसके अलावा आप देखें तो एक और पॉइंट जो कि इन इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर में अब फिर पाकिस्तान को पेश आ रहा है, अगेन रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म। अब रिसेंटली पेशावर में जो रिसेंट अटैक्स हुए स्पेशली सिक्योरिटी पर्सोनल्स पे, आर्मी पर्सोनल्स पे, तो ये दिखा रहे हैं कि जब हमारे सिक्योरिटी मैन जो हैं वो नहीं बच पा रहे इन अटैक से, तो ये वेव कितनी एक्सट्रीम जा सकती है, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान को अब इक़दाम करने की ज़रूरत है और फिर से इसका रिसर्जेंस जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखें तो इसके पाकिस्तान को इस इवॉल्विंग ऑर्डर में एक और जो चैलेंज कन्फ्रंट है वो इंडियाज़ फैसिस्ट पॉलिटिकल रिजीम, इंडिया की जो फैसिस्ट पॉलिटिकल रिजीम है जो कि हिंदू जो रिलीजन है सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही है और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपको एंटी पाकिस्तान रेटोरिक्स सुनने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अब काफ़ी अरसे से जो हैं वो कोल्ड हैं। और जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर आप एंटी पाकिस्तान रेटोरिक्स में देखें तो कुछ साल पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान वालों के साथ ज़्यादती कर रहा है, बलूचिस्तान वालों को उनके हक़ नहीं मिल रहे, बलूचिस्तान वाले बिल्कुल सही एक्सट्रीमिज़म कर रहे हैं, टेररिज्म की तरफ जो भी जा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत उनके साथ लॉयल नहीं है, उनको उनका तो इस तरह की बातें जो हैं वो एगिटेशन या इंसाइटेशन स्टार्ट करने वाली बात है ना कहीं पर। तो ये चीज़ें जो हैं इसी तरह की रेटोरिक्स और ये इनिशियल बेस बनी थी हमारा ईस्टर्न विंग अलहदा होने के टाइम पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आने वाले टाइम में एक डेंजर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान लैंड, ठीक है। इसके अलावा इस तरह जो वहाँ की फैसिस्ट पॉलिटिकल रिजीम की वजह से पाकिस्तान की इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड जो कि बहुत ज़्यादा थी और हमारी इकॉनमी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद थी, वो भी पिछले काफ़ी अरसे से ना होने के बराबर है, ठीक है। दैट फैसिस्ट रिजीम डेवस्टेटेड आवर बायलैटरल ट्रेड। इसके अलावा आप देखें तो हमारे नेबर में ये भी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का ही एक हिस्सा है। हमारे नेबर में ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पर भी है। हम उनसे गैस लेते थे और अब हमें जो है वो दूसरा वे आउट देखना पड़ता है। ईरान के साथ हमारा एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला था, जो ईरान साइड से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो कि इन सेक्शंस की वजह से वो भी कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें तो एक और चीज़ जो पाकिस्तान को मेंटेन करनी पड़ रही है, एक और चैलेंज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, लास्ट पे मैंने लिखा है कॉम्प्लिकेशंस इन मेंटेनिंग नॉन अलाइंड स्टेटस इनटू ब्लॉक पॉलिटिक्स। अब जो ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे कि आप देखें रशिया ने जब से यूक्रेन पे हमला किया है तो यूएस एक डायरेक्ट स्टांस में है, आर यू विद अस और विद रशिया, ठीक है। तो अब इसमें पाकिस्तान को मेंटेन रखना अपना नॉन अलाइंड स्टेटस ये बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब तक जितनी भी अरब स्प्रिंग जो चला उसमें पाकिस्तान ने अपना एक नॉन अलाइंड जो वो था मेंटेन रखा स्टेटस, लेकिन अब इस टाइम पे क्योंकि एक साइड पे अमेरिका और दूसरी भी बहुत बड़ी पावर है रशिया, और हम रशिया से वीट कॉटन और बहुत सी इंपोर्ट्स लेते हैं, तो हमें इस स्टेटस को बड़ी इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली मेंटेन रखना है। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज फॉर पाकिस्तान इन दिस इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, इसके अलावा मैंने थोड़े से रिकमेंडेशंस डाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन में डालने चाहिए, बड़े ये अट्रैक्टिव और वो होते हैं, आपके क्वेश्चन को पूरा करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपको बहुत सोच समझ के अच्छे लिखने चाहिए, जस्ट ऐसी बातें नहीं, एक नॉर्मल बातें जो हम वैसे भी सुनते रहते हैं या जस्ट कवर अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखें, अब मैंने इसमें पहला पॉइंट रिकमेंडेशंस में लिखा है कि पाकिस्तान ने जो अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, अपडेटेड की है, पाकिस्तान को उसको उसके तमाम पैरामीटर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है
उससे क्या होगा कि जो सोशल इंटॉलरेंस पाकिस्तान में बढ़ रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है आपको, इसमें जो है वो ये इसके रिड्यूस होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल गैप बहुत ज़्यादा है। हमारा एक तबका बहुत अमीर है और एक तबका मिडिल टू लोअर क्लास है, ठीक है। तो वो जो ये जो गैप है, सिंगल नेशनल करिकुलम अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ज़्यादातर कामयाब स्टेट्स में आपको, डेवलप्ड स्टेट्स में नज़र आएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम ही है। वहाँ पर अमीर का बच्चा भी वही पढ़ता है और गरीब का बच्चा भी वही पढ़ता है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल स्टेट और टू बिकम वेलफेयर स्टेट। इस सिंगल नेशनल करिकुलम को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान मस्ट मेंटेन इट्स नॉन अलाइंड स्टेटस इफ़ेक्टिवली। पाकिस्तान को अपना नॉन अलाइंड स्टेटस इन सर्कमस्टांसिस में मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान मस्ट अडॉप्ट मोर इफेक्टिव पॉलिसीज़ टू सेव इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ इट हैज़ डन फेंसिंग बॉर्डर। पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर को मज़ीद सेफ़ बनाना है, जैसे कि TTLP के जो अब रिसेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं रिसर्जेंस हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर को, जैसे कि अभी फेंसिंग करके हमने उसको थोड़ा और सेफ़ बनाया, हमें और इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे हम मज़ीद सेफ़ हों। इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान मस्ट इनिशिएट स्ट्रॉन्ग टेरर इरेडिकेटिंग ऑपरेशंस। पाकिस्तान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग इरेडिकेटिंग ऑपरेशंस बनाने हैं इस न्यू वेव ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए, जैसे कि पहले टाइम पे ऑपरेशन ज़रब अज़ब ने बड़ा जो है इस टेररिज्म को रिड्यूस किया था। रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन जो हैं उनको दोबारा शुरू करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान मस्ट एनहांस इट्स सिक्योरिटी मेजर्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CPEC को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि CPEC की वजह से चाइनीज़ पर्सोनल और इनके जो इंजीनियर्स हैं और इनको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान मस्ट रीस्टेबलाइजेज इट्स रिलेशन विद इंडिया टू बूस्ट अप इट्स इकोनॉमी। जिस इकोनॉमिक कंडीशन से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, हमें इंडिया तो क्या किसी भी ऐसी स्टेट से इस वक्त कोल्ड रिलेशन नहीं रखने चाहिए, उनको रीस्टेबलाइज करना चाहिए, रीफ्लरिश करना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। तो अगर आप लोगों को मेरे ये क्वेश्चन जो है इसकी समझ आई है, आप लोगों को अच्छे से समझ आई है, मेरे को बताने का तरीका सही लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं इस तरह का वेल रिसर्च्ड क्वेश्चन जो है वो मज़ीद लेके आऊँ। आपको पता है कि अगर कोई आपको बताता है कि आप चीज़ अच्छी समझा सकते हैं अगले को, तो ये चीज़ आपकी मोराल को बहुत हाई कर देती है, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा कि people like my question attempting techniques or my research or my teaching method, तो obviously मेरा भी मोराल इस चीज़ से जो है वो हाई जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट्स। ओके।